बीसीसी के इतिहास के ऊपर इस लेक्चर सीरीज में आप सबों का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका संदर्भ प्राचीन भारत से है और प्राचीन भारत में भी मौर्य काल से। इसके पहले हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल के शुरू होने तक यानी 4ठी शताब्दी के शुरू होने तक जो समाज में परिवर्तन हुए, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुए, राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे थे खास कर उत्तरी भारत में, उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। और इस लेक्चर के पहले हिस्से में मैंने आपको जो इतिहास लेखन में यानी हिस्टोरियोग्राफी में मौर्यों को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है आधुनिक इतिहास लेखन में, उसकी चर्चा की। और हमने यह बताया कि 20वीं शताब्दी के पहले हाफ तक या 1960 तक भी आप मान सकते हैं, जो एक मौर्यों की छवि बनी इतिहास लेखन में, वो एक अति केंद्रीकृत और प्रशासनिक रूप से काफ़ी सबल और सक्षम और आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली ब्यूरोक्रेटाइज्ड एम्पायर की छवि बनी। और उसके बाद के काल में यानी 1980 के दशक के बाद आप देखेंगे कि जो एक नज़रिया बनता जा रहा है मौर्यों के समय को देखने का, उनके प्रशासन को देखने का, उसमें थोड़ा परिवर्तन दिखता है। और यह जो केंद्रीकृत छवि है, केंद्रीकरण वाली छवि है मौर्यों की, उसको थोड़ा ढीला करने की कोशिश की गई है। और स्ट्रेटेजिक कारणों से या जो उस समय की ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आवागमन का जो सबसे द्रुत स्रोत रहा होगा, जो कि आप कैवेलरी कह सकते हैं या घोड़े कह सकते हैं, तो ऐसा माना गया कि संभवतः इस प्रकार की छवि बना देना, जो कि साहित्यिक स्रोतों या अशोक के शिलालेखों से बन रही थी, वो सही नहीं होगा। क्योंकि एक कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के फास्ट मीडियम के नहीं होने के कारण इतने बड़े भूभाग का इतना माइन्यूटली संचालन पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंट डे पटना से हो, यह आसान नहीं था। तो हमें इतिहास में वैसी ही छवि बनानी चाहिए जो कि रियलिस्टिक हो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो इमेजरी है सेंट्रलाइजेशन की, मौर्यन एम्पायर की, उसको थोड़ा रिविजिट करने की कोशिश पिछले 40 वर्षों में की गई है। और उसी की चर्चा हम लोग आज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भाग में, लेक्चर के पहले भाग में, हम लोगों ने जो सेंट्रलाइजेशन या ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात थी उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर एस शर्मा की राइटिंग्स को देखें या रोमिला थापर की भी राइटिंग्स जो शुरुआती दौर में मौर्यों के ऊपर थी, उसमें उन्होंने मौर्यों को एक अति केंद्रीकृत व्यवस्था ही माना है। बाद में जाकर निश्चित रूप से वो अपना स्टैंस को बदलती नजर आती हैं। तो ये जो अति केंद्रीकृत व्यवस्था की जो प्रस्तावना है, उसे पिछले 40 वर्षों में अब पुनः अवलोकन की ज़रूरत नज़र आ रही है। और अगर आप रोमिला थापर की मौर्यज रिविजिटेड पढ़ें या मैबेट की जो राइटिंग्स है ट्रूथ, मिथ एंड पॉलिटिक्स इन एंशंट इंडिया पढ़ें, तो उसमें भी आपको इस प्रकार जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तरफ एक झुकाव देखने को मिलता है। वैसे ही जेरार्ड फुसमैन की राइटिंग्स जो इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू में छपी थी, मौर्य राज व्यवस्था पर उन्होंने एक लेख लिखा था मौर्यन स्टेट सिस्टम के ऊपर, और उसमें भी उन्होंने अपनी बात रखी जो कि सेंट्रलाइजेशन मॉडल से थोड़ी अलग थी
और उसमें जो सेंट्रलाइजेशन के जो एट्रीब्यूट्स थे उसे क्वेश्चन किया गया और एक समझ बनाने की कोशिश की गई कि संभवतः इतना केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं रहा होगा। इरफान हबीब ने भी मौर्यन एम्पायर के ऊपर, मैपिंग द मौर्यन एम्पायर के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में 1977 में, और उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह की बात, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था की बात थोड़ी होती नजर आती है। थॉमस ट्रॉटमैन एक अलग इतिहासकार हैं जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, जो कि सोर्स मटेरियल रहा था, और इसकी चर्चा हम लोग पिछले भाग में कर चुके हैं, इस लेक्चर के पिछले भाग में कर चुके हैं। अर्थशास्त्र की भाषा और शब्दावली, यानी जो लैंग्वेज और वोकैबुलरी है, उसका उन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, सांख्यिकी अध्ययन किया, और इस आधार पर थॉमस ट्रॉटमैन का यह मानना है कि यह पुस्तक एक समय एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ संभवतः नहीं था, और अलग अलग कालखंडों में विभिन्न लेखकों ने इसमें कुछ न कुछ ऐड किया है, यानी कि इट बिकम्स अ लेयर्ड टेक्स्ट विच इज वेरी कॉमन फॉर अर्ली इंडियन टेक्स्ट्स। तो ट्रॉटमैन का यह कहना है कि जो एक छवि हमें बनती है मौर्यों की कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ने के पश्चात, उसे हम यह मान लें कि यह एक समय की रचित, एक समय के रचित टेक्स्ट नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग समय में लिखा गया है। और उन्होंने एक बात और कही जो महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो अगर आप नेचर देखें कौटिल्य के अर्थशास्त्र एज ए टेक्स्ट की, तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होता तो उसमें प्रॉपर नेम्स होते, उसमें राजाओं के नाम होते, उसमें अलग अलग शहरों के नाम होते, व्यक्ति विशेष का नाम होता, परंतु ऐसा है नहीं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको थ्योरेटिकल जो इलेबोरेशन है वो ज़्यादा दिखता है, और इसी के लिए उनका यह मानना है कि यह एक प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है रादर देन अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, यानी कि वर्णनात्मक टेक्स्ट यह नहीं है, बल्कि एक थ्योरेटिकल टेक्स्ट है कि थ्योरी में कैसा होना चाहिए। आप कह सकते हैं एक आइडियल टाइप कि राजा कैसा हो, मंत्री कैसा हो, राजस्व की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो एक तरह से जो एक आइडियलाइज्ड पिक्चराइजेशन है उसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया गया है। तो आशय यह है इन सभी हिस्टोरियंस का कि कौटिल्य के डिस्क्रिप्शन को हम फेस वैल्यू पर न ले लें और ऐसा न मान लें कि यही व्यवस्था सही रूप में रही होगी। संभव है कि जो एक आइडियल टाइप बना वो भी वैक्यूम में नहीं बना होगा। तो एक सोच बनती नजर आती है कि जो मेट्रोपॉलिटन इलाका है, यानी जो न्यूक्लियर एरिया है, पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द, मगध के इर्द गिर्द का जो एरिया है, वहां तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा टाइट और एक्सट्रीमली रेगुलेटेड रहा होगा, और उसी प्रकार के अधिकारीगण रहे होंगे जिसका जिक्र कौटिल्य ने किया है। और अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के ऊपर एक अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, लवणाध्यक्ष है, वैसे ही नाव से अगर कोई आ रहा है तो उसको उस पर टैक्स करने के लिए एक अलग अधिकारी है, शहर में प्रवेश कर रहा है तो चुंगी के लिए एक अलग अधिकारी है, छोटे छोटे आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अलग अधिकारी इसमें नजर आते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और उसी से यह एक समझ बन रही है कि यह एक एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एम्पायर रहा होगा। लेकिन अगर यह एक प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव न होकर, तो संभवतः हमारी समझ कुछ और बनेगी। वैसे ही हिस्टरमैन का यह मानना है कि अर्थशास्त्र रिप्रेजेंट्स सम काइंड ऑफ अ टेंशन
between the universal bureaucratic setup and the tribal reality। यानी यहाँ भी आशय यही है कि जो मेट्रोपॉलिटन इलाका है, जो न्यूक्लियर इलाका है, मगध का इलाका है, वहाँ से कोशिश यह की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में जो मौर्यों की फॉर्मिडेबल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस है वो रजिस्टर की जाए। तो राज व्यवस्था यह कोशिश कर रहा है कि बाकी इलाकों में भी, सुदूर क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का नौकरशाह जो कि न्यूक्लियर एरिया में है वो वहाँ भी काबिज हो और वहाँ भी उसी प्रकार से राजस्व वसूली किया जाए, कर वसूली किया जाए। लेकिन वहाँ जो रियलिटी है, सुदूर क्षेत्रों की जो रियलिटी है, इतने बड़े एम्पायर की जो पेरिफेरल एरियाज हैं, वहाँ की जो रियलिटी है वो वैसी नहीं है जैसा कि न्यूक्लियर एरिया का है या उसके इर्द गिर्द जो कोर इलाका है उत्तर भारत का, आर्यव्रत का, उन इलाकों के परे, यानी कि विंध्यास के दक्षिण अगर आप देखें तो संभवतः वहाँ की जो अवस्था थी, वहाँ की जो विकास की अवस्था थी, वहाँ के जो ऐतिहासिक जो विकास हुए थे उसकी अवस्था थी, वो अभी स्टेट सोसाइटी में एंटर भी नहीं संभवतः किए थे। और वहाँ जो खेती है वो बहुत इंटेंसिव तरीके से अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वहाँ वैसे शहर नहीं थे। वहाँ जो मार्केट सिस्टम जो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है मौर्य काल में, और क्वाइनेज, मेटालिक क्वाइनेज जो पंचमार्क क्वाइंस हैं, आहत सिक्के जिसे कहते हैं, तो इन सबों का सर्कुलेशन यहाँ नहीं है, कई पेरिफेरल एरियाज में नहीं है। तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार विजुअलाइज कर लेना कि पूरे भूभाग में, मौर्य के पूरे भूभाग में ऐसी ही केंद्रीकृत व्यवस्था रही होगी, ऐसे ही अर्थव्यवस्था को रेगुलेट किया जा रहा होगा, वो रियलिस्टिक नहीं लगता। तो हिस्टोरियन का यह भी मानना है कि कई बार अशोक के इंस्क्रिप्शन में ही हमें देखने को मिलता है कि धम्म विजय की बात करने के बाद भी, या जो मारकाट है उसको छोड़ देने के बाद भी, अशोक in one of his inscriptions he reprimands Atavikas, यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में लोग रह रहे थे। संभवतः आप अगर भारतीय भूगोल पर देखें तो वो जो आज का झारखंड, छत्तीसगढ़ इलाका है, उन इलाकों में जो लोग रह रहे थे उन्हें वो डांट रहे हैं, उन्हें वो चेतावनी दे रहे हैं कि वो नॉर्म्स को फॉलो करें और स्टेट नॉर्म्स को फॉलो करें, और अगर ऐसा नहीं करें तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो after having given up territorial conquests and so forth, he is reprimanding some sections of people, some tribals, right, forest dwellers, Atavikas। तो ये कंपल्शन दिखाता है। वैसे ही अगर जब अशोक गौतम बुद्ध के जन्म स्थल पर गए हैं और वहाँ के अगर आप इंस्क्रिप्शन को देखें तो अगर अशोक खुद बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं और बुद्ध के प्रति इतना आदर है उनका, फिर भी वहाँ जाकर जो कर में उन्होंने ढील दिया वहाँ के लोगों के लिए, वो पूरा नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं था कि इस ओकेजन को मार्क करने के लिए उन्होंने उस क्षेत्र में राजस्व को जीरो कर दिया, थोड़ा ही कम किया, थोड़ी ही ढिलाई की। ये सभी बातें इस बात की ओर अंकित करता है कि जो कंपल्शन रहा होगा मौर्यन रूलर्स के ऊपर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का, राजस्व को बढ़ाते रहने का, वो काफी एक्यूट रहा होगा, वो काफी दबाव एक हमेशा बना रहता था। और वही उसी तरह
का एक पिक्चर आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर आप पढ़ें तो भी मिलेगा कि आप रण विजय को छोड़कर कर धर्म विजय या धम्म विजय की नीति अपना तो लिए, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप दयालु बनकर राजस्व में भी ढिलाई कर दें। यानी कंपल्शन जो है स्टेट का राजस्व को मैक्सिमाइज करने का, वो हमेशा ओवरराइडिंग रहा है, वो हमेशा काफ़ी प्रबल रहा है। और अगर आप देखें पूरे भूभाग को, मौर्य के पूरे क्षेत्रफल को, मौर्य काल में मौर्य साम्राज्य के अंदर के पूरे क्षेत्रफल को, तो एक हेट्रोजिनस रियलिटी है। सभी लोग अलग अलग इलाके में एक ही ऐतिहासिक लेवल पर नहीं थे, एक ही स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पर नहीं थे। कहीं तो मेट्रोपॉलिटन कल्चर है पाटलिपुत्र में या अन्य शहरों में, कहीं तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, वहाँ मॉन्क्स भी हैं, वहाँ मर्चेंट्स भी हैं, मोनार्क भी है, अर्बन एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड है, कॉमर्स है, क्वाइंस है। परंतु कई ऐसे इलाके हैं मौर्य शासन के अंदर ही जहाँ अभी खेती भी नहीं शुरू हुई है, राजस्व की बात तो दूर हो, जहाँ अभी स्टेट सोसाइटी इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ भी नहीं है, जहाँ अभी मार्केट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ भी मौर्य प्रशासन टेक्निकली है, परंतु रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो संभवतः वहाँ पर, उस इलाके पर मौर्य राजाओं ने कभी उस इलाके को इकोनॉमिकली या सोशली ट्रांसफॉर्म करने की कोई कोशिश नहीं की। और इसी तरह का आशय आपको रोमिल थापर की राइटिंग्स में मिलेगा मौर्यज रिविजिटेड में, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र को, मौर्य शासन के पूरे क्षेत्र को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है, न्यूक्लियर एरिया, कोर एरिया और पेरिफेरल एरिया, डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग इंटरेस्ट एंड कंसर्न of the metropolitan state from different areas, from different regions of the empire. तो जो कंट्रोल है सेंटर का वो डिफरेंशिएटेड है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी इलाकों से एक ही अपेक्षा राजा की है। कई इलाके हैं जहां रिलेशनशिप बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है, ओकेजनल है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोलार एरिया के बारे में बताया, कर्नाटक इलाके में, यहाँ मौर्यों का प्रेजेंस केवल इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि यदा कदा वहाँ से चूंकि कोलार माइंस, वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो उसमें माइनिंग कर रहे थे और कुछ जो भी सोना वो निकालते थे उसका आदान प्रदान किसी तरीके से हो रहा था। तो मौर्यों का इंटरेस्ट, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट का जो इंटरेस्ट है इस इलाके से, वो इतना ही था कि वो हमें मिले और उसका आदान प्रदान संभव हो सके। तो मौर्यन आर्मी या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेजेंस उतनी फॉर्मिडेबल इस इलाके में नहीं रही होगी। ना ही कभी कोशिश की गई कि इस इलाके को बिल्कुल ऑर्डरली तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाएं। तो यह आधार है रोमिल थापर का न्यूक्लियर कोर और पेरिफेरी को सेग्रीगेट करने का एक एम्पायर के अंतर्गत। वैसे ही अगर मेबेट, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की, उनकी राइटिंग्स को देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि he is emphasizing the reach of a state needing to be differentiated between exercise of arbitrary powers and the regulatory powers। यानी कि वो डिस्टिंक्शन ये करते हैं कि एक राजा, एक मौर्य राजा कई बार आर्बिट्ररी पावर एक्सरसाइज कर रहा है और कई बार रेगुलेटरी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, और दोनों में अंतर है। यानी कि अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से देखें तो जो गंगावर्ती इलाका है, मैदानी इलाका है उत्तर भारत का, वहाँ तो मौर्यों की प्रेजेंस जो है वो रेगुलेटरी तरीके से आपको निरंतर मिलती है। परंतु कई इलाकों में जो राजा है वो
अपनी रेगुलेटरी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बल्कि ओकेजनली वो वार लीडर्स के तौर पर वो अपनी आर्बिट्ररी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है वैसे इलाकों में जहां अभी स्टेट सोसाइटी इमर्ज किया नहीं है। तो कोलार वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो यहां भी आप उसके आलोक में चीजों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो पिछले 40 वर्षों में मौर्य साम्राज्य की जो छवि बनती नजर आ रही है, वो पहले की जो छवि है, 20वीं शताब्दी के पहले हाफ की जो छवि है, या आर्य शर्मा की राइटिंग से जो छवि हमें डीडी कौशाम्बी की राइटिंग्स की छवि जो मिलती है, उससे थोड़ा अलग बनता नजर आता है और थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक भी नजर आता है। और जो डिस्क्रिप्शन हमें एविडेंस के तौर पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में या इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं, उसको एक जो रियलिस्टिकली पॉसिबल हो सकता है उससे जोड़ा गया है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो साधन थे उसके आलोक में चीजों को समझने की कोशिश की गई। जैसे इस प्रकार का कैलकुलेशन किया गया कि अगर पाटलिपुत्र से दक्षिण के किसी इलाके में, दक्षिण भारत के किसी इलाके में मौर्यों को सेना भेजना होगा तो कितना दिन लगता, और जब इतना समय लगता तो फिर किस प्रकार का केंद्रीकृत कंट्रोल रहा होगा, उसकी परिकल्पना भी इतिहासकारों ने की है। और अब ऐसा मानना है कि संभवतः यह उतना अति रेगुलेटेड या जो यहाँ की इकोनॉमी है उसको स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी संभवतः उतना नहीं था जितना कि शुरुआती दौर में इतिहास लेखन में हमें देखने को मिलता है। बीडी चट्टोपाध्याय ने हाल के वर्षों में यह भी बताया है कि एक और तरीका हो सकता है कि मौर्यों के आने के 100 या 150 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और मौर्यों के जाने के बाद 100-150 वर्षों में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, कि क्या वो स्टेट रेगुलेटेड था, क्या ओनरशिप किंग के पास था। तो अगर वहां भी हमें डिसजंक्शन मिलता है, वहां भी अगर हमें कोई कनेक्ट नहीं मिलता है, तो मौर्यों की जो छवि है केंद्रीकरण को लेकर या इकोनॉमी को रेगुलेट करने को लेकर, उसे रिवाइज करने की जरूरत है। तो यह चर्चा थी। अगर दोनों लेक्चर्स को आप साथ लेकर एक समझ बनाएं, मौर्यों का प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार से इतिहास लेखन में किया गया है, आधुनिक हिस्टोरियोग्राफी में किया गया है, तो यही छवि आपकी बनती है। धन्यवाद।